सुबह का समय, पक्षी नए दिन की सुहानी गीत गा रहे थे। चारों ओर बसंत ऋतु की खुशबू फैली हुई थी। मौसम सुहाना था और इसी बीच एक खूबसूरत मकान में किसी सुंदर से बिस्तर में एक मखमली चादर ओढ़े एक खूबसूरत जिस्म नींद की आगोश में खोई हुई थी। उस कमरे में रखी अलार्म क्लॉक 10 बार बजने की कोशिश कर चुका था, किंतु हर बार मखमली चादर से एक दूधिया गोरा सुंदर सा हाथ आता और उसे बड़े प्यार से चुप करा देता। लेकिन वह घड़ी भी किसी ढीठ बच्चे की तरह 5 मिनट बाद पुनः अपना गला फाड़ने लगता। तभी उस कमरे में मिस गीता चिल्लाते हुए आती और अलार्म क्लॉक को ठीक से बंद करके चादर खींचकर उस खूबसूरत जिस्म को डांटते हुए उठाने लगती। चलो बेटा उठो, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। क्या कर रही हो? सुबह के 8 बज चुके हैं, उठो जल्दी उठो। तभी वह लड़की आंखें मलती हुई उठी और माँ से कहा, क्या माँ, जरा जल्दी उठाना चाहिए था ना, मैं आज भी स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। मिस गीता ने झल्लाते हुए कहा, मैं तो पिछले 1 घंटे से तुम्हें उठा रही हूँ। यह अलार्म क्लॉक भी कब से बजे जा रहा है, लेकिन तुम्हारे कान में जूं तक नहीं रेंगती, तो मैं क्या करूं? तभी मिस गीता ने देखा कि वह बिस्तर में एकदम नंगी सोई हुई थी। इस पर भड़कते हुए मिस गीता चिल्लाने लगी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जवान लड़की का ऐसे निवस्त्र होकर सोना सही नहीं होता, तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? वह लड़की बिस्तर से उठकर टॉवल लेते हुए कहती है, सॉरी माँ, अब से मैं ध्यान रखूंगी, और नहाने चली जाती है। लगभग आधे घंटे के बाद वह नहाकर आती है और अपने रेशमी गीले बालों को हेयर ड्रायर से सुखाती हुई खुद को शीशे में देखती है और मदहोशी से अपने खूबसूरत जिस्म को टॉवल की कैद से रिहा कर देती है। वह अपने जिस्म की खूबसूरती को देखकर भुला नहीं समाती और इतराती हुई कहती है, जावेद तुम बड़े नसीब वाले हो कि तुम्हें मेरे जैसे खूबसूरत जिस्म की मलिका चाहती है। वह एक बेहद लंबे बालों वाली लंबी जिस्म की मलिका थी, जिसके जिस्म का रंग एकदम दूधिया, सुंदरता जैसे पिघलता सोना, सूरत किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं थी। वह एक तक अपने आप को वैसे ही नंगी शीशे के सामने निहार रही थी। वह वैलेंटाइन डे पर जावेद को एक अनमोल तोहफा देने की सोच रही थी, अपना पिघलते सोने जैसा जिस्म। माया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? नीचे से आवाज आई और माया जल्दी जल्दी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर नीचे आ गई। उसने भले ही सफेद रंग की सलवार पहनी थी, लेकिन उसकी आभा रंगीन थी, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। एक पल को नजर उससे ठहरती नहीं थी, मानो चांद जमीन पे उतर आया हो। माया डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और उसके बगल में बैठे थे उसके सौतेले पिता धनराज मल्होत्रा। उसने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मिस गीता को फंसाया था। अपने पति आदित्य की मौत के बाद मिस गीता एकदम अकेले पड़ गई थी। ने आदित्य से भाग के शादी की थी, इसीलिए सारे रिश्ते तो पहले ही छूट गए थे। धनराज आदित्य का अजीज दोस्त था, उसने ही मिस गीता को संभाला था और उसकी बुरी नीयत अब माया पर थी। वह भले ही मिस गीता के सामने ऐसे जताता था कि वह भी बहुत चाहता है, से पर मन ही मन कोसता था कि जैसे ही माया 18 साल की हो जाएगी, पूरा बिजनेस और प्रॉपर्टी पर उसी का हक होगा, ऐसा वसीयत बना के स्वर्ग सिधारे थे आदित्य। माया नाश्ता कर रही थी और धनराज उसे वासना भरी नजर से घूरे जा रहा था। तभी मिस गीता ने कहा, आप भी खाइए ना, वह खा लेगी, आप उसकी फिक्र ना करें। इस पर अपने वासना को छुपाते हुए धनराज बोल पड़ा, फिक्र क्यों ना हो, बेटी है मेरी, और देखो जरा भी ढंग से खाती पीती नहीं है, दिन ब दिन दुबली पतली होते जा रही है। माया धनराज के इरादे मन ही मन जानती थी, लेकिन अपनी माँ से छिपाती थी। उसके पिता आदित्य के जाने के बाद मिस गीता न हंसती थी न कुछ बोलती थी, बस गुमसुम सी खामोश बैठी रहती थी। उसने ऐसे ही अपने जिंदगी के 6 महीने गुजार दिए और इसीलिए माया को धनराज की बात माननी पड़ी और शादी को मंजूरी देनी पड़ी। अब वह शादी तोड़कर अपनी माँ को अकेला नहीं करना चाहती थी। माया अचानक उठी, माँ मेरा पेट भर गया, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है, और अपना बैग उठाकर स्कूटी की चाबी लेकर
निकल पड़ी। वह सीधे स्कूल की तरफ निकली, जहाँ पास के कॉफी शॉप में उसका प्यार जावेद उसका बेताबी से इंतजार कर रहा था। यह बात माया का फोन चीख चीख कर बयां कर रही थी, क्योंकि उसने 50 से भी ज्यादा मिस्ड कॉल और 100 से भी ज्यादा मैसेजेस कर रखे थे। जावेद एक मुसलमान लड़का था, पर वह धर्म कर्म नहीं मानता था। वह एक नास्तिक प्रवृत्ति का सुंदर सुडौल कद काठी का सीधा सा लड़का था, जो माया को सच्चे दिल से प्यार करता था। वह माया से बहुत नाराज था, क्योंकि उसने उसके किसी भी फोन मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन माया को अपने सामने देखते ही उसका सारा गुस्सा शांत हो गया और वह सीधे उसकी ओर लपका। उसने सीधे जाकर माया के माथे को चूम लिया और उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। माया के लिए इस एहसास से बड़ा कोई सुखमय एहसास नहीं था। उसने भी अपने बाहों में जावेद को भर लिया और अपनी कमल नयन बंद कर इस पल को अपने में समाने लगी। वे लोग लगभग 20 मिनट्स ऐसे ही रहे। बाद में माया को ध्यान आया कि वो एक कॉफी शॉप पर खड़ी है और सभी उन्हें ही देख रहे हैं। कुछ तो फोटो भी निकालने लगे। माया अचानक शर्मा गई और जावेद को धक्का देकर बाहर चली गई। जावेद भी टेबल में 500 छोड़ता हुआ उसकी तरफ दौड़ा और उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ? माया ने कहा, वो एक पब्लिक प्लेस थी, वहाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने देखा नहीं, लोग हमारी तस्वीरें भी निकाल रहे थे। जावेद ने उसे संभालते हुए कहा, छोड़ो ना, कोई बात नहीं, यह सब एक आम बात है। वैसे तुम तो मुझे यह बताओ कि इस बार वैलेंटाइन डे का क्या प्लान है? इसी दिन तो मुझे तुम्हारे जैसी जीने की एक खूबसूरत वजह मिली थी, वरना मैं तो मरने का निश्चय कर ही लिया था। माया ने कहा, खबरदार जो ऐसे शब्द कभी तुम्हारे जुबान पर आए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे इस बार वैलेंटाइन डे के लिए मैंने कुछ बहुत बड़ा सोचा है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बस इंतजार करना, तुम्हें इस बार ऐसा तोहफा दूंगी जो तुम कभी भूल ना पाओगे। फिलहाल बैग उठाओ और भागो, हमारी क्लास लग चुकी होगी। क्लास का सन्नाटा से भरा कमरा। माया चुपके से कमरे में आई तो मिस कविता वर्मा पढ़ाना चालू कर चुकी थी। माया को देखकर बरस पड़ी, आओ आओ, तुम्हारा मेरी शादी में स्वागत है। यह कोई क्लासरूम थोड़ी है कि समय पे आओ, मैरिज हॉल है। माया ने बात संभालते हुए कहा, सॉरी मैम, वो रास्ते में मेरी स्कूटी पंक्चर हो गई थी, इसीलिए देरी हो गई। मिस कविता ने हारते हुए कहा, जाओ स्थान ग्रहण करो, और वापस पढ़ाने लगी। माया ने ठंडी सांस ली और अपनी प्रिया दोस्त दिशा के पास जाकर बैठ गई। दिशा भी माया की ही तरह एक खूबसूरत लड़की थी। बस फर्क सिर्फ इतना सा था कि माया थोड़ी मनमौजी प्रवृत्ति की थी, जबकि दिशा थोड़ी उदासीन प्रवृत्ति की थी। क्लास खत्म हुई और नायक सर मैथ्स पढ़ाने के लिए आए, जो माया को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। थोड़ी देर में माया बाथरूम का बहाना बना के क्लासरूम से बाहर आ गई और यहाँ वहाँ घूमने लगी। वह सबसे पहले जावेद के क्लासरूम में गई और काफी देर तक उसे खिड़की से निहारती रही। इस दौरान उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि माया से उलट जावेद पढ़ाई को बहुत ज्यादा सीरियस लेता था। उसके बाद माया बोर होकर वहां से सीधे बाथरूम गई और अपने आप को टॉयलेट में बंद करके सिगरेट सुलगाने लगी। वो सबसे छिपाकर सिगरेट स्कूल के टॉयलेट में ही पीती थी और यह बात किसी को नहीं पता था, उसके प्यार जावेद को भी नहीं। वह मंत्र मुग्ध होकर सिगरेट पी रही थी और आंखें बंद कर जावेद के ख्यालों में खोई हुई थी। उसे बेताबी से इंतजार था वैलेंटाइन डे का। वह सोच सोचकर कई बार उत्तेजित हो जाती थी कि जब वह जावेद के साथ हम बिस्तर होगी तब वह एहसास कैसा होगा। माया ने अपना सिगरेट खत्म किया और क्लासरूम की तरफ भागने लगी। वह अपना हाथ अपने रुमाल से पोंछती हुई जा रही थी कि अचानक उसका रुमाल हाथों से छूटकर नीचे गिर गई। माया के मुंह से निकला, ओह शिट। वह रुमाल उठाने को जैसे ही झुकी, उसको ऐसा लगा जैसे कि कोई बेहद ठंडी हवा का झोंका आकर उसके कान में लगा। माया इससे सकपका गई। उसने हवा की दिशा में देखा तो सामने उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखा, जिस पर एक बेहद बड़ा सा आदम जमाने का ताला जुड़ा हुआ था। माया उठकर उस दरवाजे के पास खड़ी हो गई और पता नहीं क्यों
पर एक तक उस दरवाजे को घूरी जा रही थी। वह सोच रही थी कि इस स्कूल में पढ़ते हुए 12 साल गुजर गए, पर कभी यह कमरा खुला क्यों नहीं। तभी वह ठंडी हवा का झोंका पुराने दरवाजे की दरार से पुनः निकला और माया को लगा। अब माया सीधे पास की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और खिड़की की दरार पर अपने कान टिकाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। उसके कानों में फिर वही ठंडी हवा आने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो। माया भाग के बगल वाले कमरे में गई जो कि खुला हुआ था, पर वहां कोई नहीं था। उसने उस कमरे की आखिरी दीवार पर लगी खिड़की खोलकर बाहर देखा, क्योंकि उसे लगा वो ठंडी हवा बाहर के किसी पेड़ पौधे से आ रही होगी। लेकिन उसके अनुमान के विपरीत खिड़की के बाहर एक बड़ी बिल्डिंग थी और वहां से ठीक रोशनी भी नहीं आ रही थी। अब माया को अजीब लगने लगा। वह पुनः उस बंद कमरे की खिड़की के पास गई और अपना कान खिड़की की दरार से टिकाकर शांति से कुछ सुनने लगी। उसे फिर वही ठंडी हवा लगी और अब माया सोचने लगी कि उस स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे में भी एसी नहीं लगा था, तो आखिरकार इस बंद कमरे में एसी क्यों लगा है। आखिरकार यहाँ रहता कौन होगा। इसी ख्यालों में खोई हुई माया अचानक उस खिड़की के पल्ले को खींचकर खोलने की कोशिश करने लगी। जोर जोर से खींचने पर आखिरकार वह खिड़की खुल ही गया। माया की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने खुशी से झूमते हुए कमरे के अंदर झांका तो अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन सरक गई। अंदर का नजारा बहुत ही भयानक सा था। सबसे पहले कि वह खिड़की का ऊपरी हिस्सा ही चमचमाता नीले रंग से रंगा हुआ था, जैसे पूरे स्कूल की खिड़की व दरवाजे रंगे हुए थे, मगर उसकी भीतरी सतह बेहद सड़ा हुआ था, जैसे कई सालों से किसी ने उस पर रंग रोगन करना तो दूर उसे छुआ भी ना हो। यही हाल कमरे की दूसरी खिड़कियों और दरवाजों का भी था। माया ने अंदर झांककर गहराई में देखा तो कमरे में रखी सभी बेंच और लकड़ी की कुर्सी भी भूरे रंग की पुरानी थी, जिस पर धूल की एक मोटी सी परत बैठ चुकी थी, जबकि पूरे स्कूल की कुर्सी, टेबल और बेंच नीले रंग के हमेशा चमकते रहते थे। वहीं एक पुरानी टेबल पर एक बेहद पुराना डस्टर और चौक था। साथ ही साथ कमरे में लगी ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा हुआ था, जिसे माया ने पढ़ने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह ब्लैक बोर्ड थोड़ी दूर पर था। उसमें लिखा था A+B A-B। इसके आगे माया कुछ नहीं पढ़ पाई, मगर इतना तय था कि उस क्लास में पहले मैथ्स पढ़ाया जाता था। इसके अलावा माया ने कमरे की दीवार पर नजर दौड़ाई, एकदम पुरानी खंडर हो चुकी, जिसपे कुछ अजीब मंत्र और यंत्र बने हुए थे। सबसे बड़ी बात, यहाँ एसी तो दूर, एक पंखा तक नहीं चल रहा था और ना ही कोई खिड़की खुली हुई थी। कमरे के पंखे सड़ चुके थे, वो किसी भी हालत में चलने के काबिल नहीं थे। इन सभी को देखते हुए अचानक माया एक जोरदार चीख के साथ चिल्लाई, मानो कोई शैतान अनंत काल की चीर नींद से जागकर बदले की आग में जलते हुए हुकार रहा हो। उसकी आवाज पूरे स्कूल में गूंज उठी और सभी वहां आ गए। माया सबको वहां देखकर एकदम बेहोश हो गई। सभी ने उसे उठाया और पानी पिलाया। उसके बाद सभी ने उसे बहुत डांटा कि इतने सालों बाद से बंद हुआ कमरा क्यों खोला। मिस कविता ने तो एक थप्पड़ तक गालों पर जड़ दिया, जिसका कोई प्रतिक्रिया उसने नहीं दिया, जबकि मिस कविता के थप्पड़ से तो पूरा स्कूल खौफ खाता था। उसके हाथ से थप्पड़ खाने के बाद तो वह कई घंटों तक आंसू बहाता था। खुद माया कई बार रो चुकी थी, लेकिन आज जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी यह प्रतिक्रिया देखकर मिस कविता भी मन ही मन घबराने लगी और उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। रात का समय और चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात कीड़ों की आवाजें मीलों तक सुनाई दे रही थी और कुत्तों का भौंकना तो आज जैसे किसी शैतानी शक्ति का एहसास करवा रही थी। इसी बीच माया के कमरे में बिस्तर पर माया दरवाजे की तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। उसकी आंखें अजीब सी खुली हुई। वह कमरे में रखी फिश फोड़कर घूर रही थी, जिसमें एक गोल्डन फिश मंडरा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा किसी ने आहिस्ता से खोला और दबे पांव कमरे में प्रवेश करने लगा। वह धनराज था, माया का सौतेला पिता।
वह अक्सर रात को माया के कमरे में आता और माया का शारीरिक शोषण करता। वह शैतानी मुस्कान लिए कमरे में अंदर आया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वह माया के पास आकर कहने लगा, माया मैं आ गया, उठ जाओ जान। माया उठकर बैठ गई, पर हमेशा की तरह आज वह उनसे डर नहीं रही थी, बल्कि बड़े अजीब भाव से उन्हें घूर रही थी। उसके हाव भाव देखकर धनराज ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा डर थोड़ा कम हो गया है, और ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ने लगा। वहीं पास में रखी कुर्सी उसने उल्टा किया और माया से कहा, माया बेबी लो तुम्हारा फेवरेट चेयर तैयार है, बैठ जाओ इस पर। माया उस कुर्सी से बेहद डरती थी। धनराज बचपन से ही रात को माया के कमरे में आता था और उसी कुर्सी पर माया को पूरी नग्न अवस्था में उल्टा बैठाता और उसके प्राइवेट पार्ट में तेल लगाकर उंगली डालता था। इससे माया दर्द से तड़प उठती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी दर्द, उसकी चीख मिस कविता सुने, वरना फिर उसकी माँ की जिंदगी नीरस हो जाती और घर में आर्थिक तंगी आ जाती, क्योंकि बिजनेस धनराज ही संभालता था। माया अभी भी 18 साल की नहीं थी। माया का कमरा सबसे ऊपर माले पर था और मिस गीता सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सोती थी। वह बंगला 4 मंजिले का था। माया अगर चीखती तब भी उसकी आवाज गीता नहीं सुन सकती थी। वैसे भी जब जिंदगी में पहली बार धनराज ने माया के साथ वो सब किया था, तो माया डरते हुए मिस गीता के कमरे में आ गई थी और उनसे लिपट गई। लेकिन मिस गीता को धनराज ने नींद की तगड़ी दवा दी थी। माया रोती हुई चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मिस गीता नहीं उठी। धनराज ने उसी बिस्तर पर उसे पूरा नंगा कर शारीरिक शोषण कर रहा था, जिसमें उसकी माँ चैन से सो रही थी। उसके बाद धनराज को ज्यादा नींद की दवा देने की जरूरत नहीं पड़ी। मिस गीता की दवाई में ही नींद की दवा मिली हुई थी। उस दिन के बाद कई बार माया के साथ वो सब हुआ जिसे वह किसी से कह नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उम्र के साथ उसने इसे भी अपना ही लिया। धनराज हमेशा रात को आता और उसे ड्रेसलेस कर रात भर उसके साथ हैवानियतगिरी करता और वैसे ही उसे ड्रेसलेस सुलाकर चला जाता। वह उसे कपड़े पहनकर सोने को मना करता था, ताकि यदि कभी उसकी चोरी पकड़ी जाए तो वह गीता से कह सके, तुम्हारी बेटी कौन सा दूध की धुली है, उसी ने उकसाया मुझे। वह मन मारकर रात रात भर उस कुर्सी पर ड्रेसलेस बैठी रहती थी। उस कुर्सी के ऊपरी लकड़ी पर माया के दांतों के अनगिनत निशान थे, जिस पर उसकी माँ उसे कई बार डांट चुकी थी, लेकिन वो कैसे बताती कि वह निशान किस वजह से आए हैं। धनराज कुर्सी उल्टा करके अपनी उंगलियों पर तेल लगा ही रहा था और माया एक तक कुर्सी को घूरे जा रही थी। धनराज ने गरज के कहा, चलो जल्दी करो, जल्दी से ड्रेसलेस होकर इस पर बैठ जाओ, फिर आराम से सो जाना। माया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर धनराज भागता हुआ माया के करीब आया और उसे उठाकर जबरदस्ती दीवार से टिका दिया और उसकी गर्दन दबोच के कहा, माया बेबी कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, रुको आज तो तुम्हें सबक सिखाता हूँ। वैसे भी अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही हो जिसके साथ सेक्स नहीं किया जा सके। धनराज ने माया की गर्दन छोड़ी और उसे उल्टा करके पीछे से पकड़ लिया और उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालने लगा। माया सिहर उठी। तभी अचानक माया ने धनराज का हाथ जोरों से पकड़ा, इतनी जोर से कि धनराज पूरी ताकत से चीख पड़ा। उसने माया को धक्का दिया और अपने हाथ को देखा। धनराज का दाहिना हाथ हथेली से पूरा अकड़ गया था और उसमें से खून निकलकर पूरे सफेद फर्श को लाल कर रहा था। माया ने इतनी जोर धनराज का हाथ दबाया था कि उंगलियों की हड्डी तक टूट के जख्म से झांक रही थी। धनराज ने माया की आंखों में देखा। उसकी आंखें जल रही थी, एकदम लाल, जैसे जलते हुए अंगार हो। माया धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी और उसके बाल भी बिखरने लगे। उसका चेहरा बदलने लगा। वह माया थी ही नहीं। और फिर धीरे धीरे उसकी दोनों टांगे उल्टी होकर मुड़ने लगी। वह एक तेज गर्जना के साथ हाथ आगे कर धनराज पर झपटी। धनराज इस बार चौकन्ना था। वह झुक कर बच गया और चीखते हुए बाहर भागा। अब धनराज भागते हुए सीढ़ियों से नीचे हॉल में आ चुका था।
और पागलों की तरह चीख चिल्ला रहा था। तभी अचानक माया हवा में उड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी और धनराज की ओर लपकी। तभी धनराज फिर बच गया और चीखते हुए अपने कमरे की ओर भागने लगा, जिसमें माया की माँ मिस गीता सो रही थी। धनराज कमरे तक पहुंचकर झटके से दरवाजा खोला और दरवाजा बंद कर गीता से लिपट गया। धनराज डर से थर-थर कांपने लगा था और मिस गीता से लिपट गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। मिस गीता बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को होश में लाकर आंखें मलते हुए उठी और धनराज से पूछती है, क्या हुआ? धनराज घबराते हुए कहता है कि हमारे घर में कुछ है। तभी उसे ख्याल आता है कि अगर उसने पूरी बात बता दी तो गीता को आज पता चल जाएगा कि वह हर रोज रात को माया के कमरे में जाकर क्या करता है। उसने चालाकी से कहा, मैं पानी पीने के लिए जा रहा था कि तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरे हाथ में चोट लग गई। धनराज का हाथ देखकर गीता भी घबरा जाती है और एक कपड़े से हाथ में पट्टी बांध के जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाने की तैयारी करती है। उसके बाद दोनों तैयार होकर नीचे आते हैं तो माया नीचे सोफे पर बड़ी अजीब सी बैठी मिलती है, जिसे देखकर धनराज कांप जाता है और मिस गीता के पीछे छिप जाता है। गीता उसे बताती है कि धनराज को चोट लगी है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, तुम यहाँ रुककर अपना और घर का ख्याल रखना। माया बस एक खामोशी से हाँ में सर हिला देती है और एक टक धनराज को घूरती है। तभी मिस गीता कार की चाबी हाथों में लेकर धनराज को गाड़ी में बैठाती है और कुछ ही पल में वह कार वहां से ओझल हो जाती है। माया, जो एक डरपोक किस्म की लड़की है, आज पूरे घर में अकेली है। उसके बावजूद भी उसके मन में एक भी डर नहीं था या माथे में शिकस्त नहीं दिखाई दे रहा था। वह अजीब भाव से उन्हें जाते हुए देखती रही और उसके बाद गेट बंद करके दरवाजा भी बंद किया और सीधे अपने कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर वह जैसे कुछ ढूंढने लगी और थोड़ी देर बाद अपने स्कूल के आईडी कार्ड को देखकर बोली, ओह, तो तुम भी उसी स्कूल में मैथ्स पढ़ती हो। के बाद उसे खुद की पर्सनल डायरी मिली, जिसे वह बड़े चाव से पढ़ने लगी, मानो वह डायरी उसकी हो ही नहीं। और उसे पढ़कर वह उसके बारे में पता लगाने लगी कि आखिर यह डायरी है किसकी। अब माया बाथरूम में जाकर शावर चालू कर ली और पानी को अजीब निगाहों से घूरती रही। उसके बाद अपने पूरे कपड़े उतारकर बिल्कुल ड्रेसलेस अवस्था में नहाने लगी। रात के करीबन 3 बजे वह ठंडे पानी से नहा रही थी। उसके बाद ऐसे ही बिना ड्रेस के बाहर आ गई। अपने गीले बॉडी को तौलिया से पोंछकर फेंक दिया और बिस्तर में ड्रेसलेस अवस्था में ही रजाई ओढ़कर सो गई। लेकिन नींद उसके आंखों से कोसों दूर था। वह अजीब नजरों से कमरे को घूरती रही। उसके बाद कमरे की सन्नाटे को चीरती हुई माया का मोबाइल बज उठा। माया घबराई सी उठी और बजते हुए मोबाइल को बड़े ध्यान से ऐसे देखने लगी मानो उसने जिंदगी में पहली बार मोबाइल देखा हो। फिर शायद यह कोई छोटा कंप्यूटर होगा, कहते हुए कॉल रिसीव कर लिया। सामने से मिस गीता का फोन था। उसने कहा, तुम्हारे पापा को बहुत चोट लगी है, उनकी हड्डियां टूट चुकी है, उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं, हमें देर हो जाएगी, तुम अपना ध्यान रखना। माया ने जी कहकर फोन काट दिया, मानो उसे अपनी माँ से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके बाद माया बड़ी अजीब से उस मोबाइल को उलट पलट के देखने लगी। उसने म्यूजिक में जाकर कुछ गाने बजाए, जिनमें से उसे एक भी गाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह ऐसे शक्ल बना रही थी मानो वह मोबाइल उसका था ही नहीं। और उसके बाद वह वीडियो गैलरी में आई, जहां ढेर सारे ब्लू यानी अश्लील फिल्में थी। उसे देखकर उसके होठों पे मुस्कान आ गई और उसने कहा, यह हुई ना कोई बात। उस मोबाइल पर लगभग 500 ब्लू फिल्म थी, जिसे माया लगातार प्ले करती जा रही थी और धीरे धीरे मदहोश होने लगी। तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे एक डिओ पर पड़ी और उसने झट से वह बोतल लेकर उसमें वही तेल लगाया जिसे थोड़ी देर पहले धनराज अपने उंगलियों पर लगा रहा था, और फिर उसी कुर्सी पर उल्टा बैठ गई जैसे धनराज उसे बैठाने वाला था।
उसके बाद उसने वह डिओ बोतल अपने वर्जिना में डालना शुरू कर दिया। वह बिल्कुल वर्जिन थी, लेकिन उसने एक ही झटके में वह डिओ बोतल अंदर डाल ली और एक हाथ से मोबाइल पकड़ के वीडियो देखते हुए बोतल जोर जोर से चलाने लगी और मदहोश कर देने वाली आवाजें निकालने लगी। लगभग 1 घंटे बाद उसने अपने आप को छोड़ा और बाथरूम में जाकर अपने आप को साफ करने लगी। उसका वर्जिना खून से लथपथ हो चुका था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बावजूद भी उसने वही डिओ बोतल अपने पश्च द्वार में डालना शुरू की और सेक्स करना शुरू कर दिया। अब उसे दोनों प्राइवेट पार्ट से बेहद खून निकल रहा था। उसने एक कपड़ा उठाया जो उसका शर्ट था और उसी को ऐसे बांध दिया जैसे किसी बच्चे को डायपर पहनाते हैं और वापस बिस्तर में जाकर रजाई ओढ़कर सो गई। सुबह का समय, माया अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रही थी। बार बार डोरबेल बज रही थी। इसी आवाज ने माया को जगा दिया। वह उठी और सिक्योरिटी कमरे की स्क्रीन देखने लगी। बाहर दूध वाला आया था। उसने जैसे ही उठाना चाहा, उसे बहुत तेज का दर्द हुआ और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने रजाई हटाकर देखा तो अपने आप को बिल्कुल ड्रेसलेस देखा, जबकि उसे याद था कि कल वह पूरे कपड़े पहन के सोई थी। तभी उसने देखा कि उसका सफेद शर्ट अजीब से उसकी कमर में बंधा है और वह उसके खून से लाल हो चुका है और उसे बड़ा अजीब लगा। आखिरकार किसने उसके साथ ऐसा किया? धनराज भी बस उंगलियां डालकर छोड़ देता था। उसने झट से वह कपड़ा निकाला तो उसका प्राइवेट पार्ट फुला हुआ था और उसमें बेहद दर्द और जलन हो रही थी। तभी माया की नज़र सामने रखी ड्रेसिंग टेबल की कुर्सी पर गया। उसमें भी बिछा हुआ सफेद कपड़ा पूरा लाल हो चुका था। माया समझ गई कि कल रात क्या हुआ होगा। वह गुस्से में बौखला उठी। धनराज कमीने, बस थोड़ा छेड़छाड़ तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कल तो तुमने मुझसे मेरी वर्जिनिटी ही छीन ली। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज वह धनराज की सच्चाई अपनी माँ गीता को बताकर ही रहेगी। वह गुस्से में उबलती हुई बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश की, पर दो कदम चलते ही वह गिर पड़ी। अब उसे प्राइवेट पार्ट में दर्द के अलावा पश्च भाग में भी तेजी से दर्द की तेज होने लगी, जिससे वह रोने लगी। उसके बाद अचानक ही उसका फोन बजा। उसने हिम्मत करके अपने आप को बिस्तर तक पहुंचाया और फोन उठाया। सामने मिस गीता का फोन था। उसने कहा, धनराज का ऑपरेशन हो चुका है, उन्हें होश भी आ चुका है, सब ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में घर आ रही हूँ। माया, जो गुस्से में बौखलाई सी मिस गीता को बताना चाहती थी कि धनराज ने क्या क्या उसके साथ कल रात को किया है, वह हैरान रह गई कि धनराज को माँ बता रही है कि कल वो हॉस्पिटल में था। उसने हकलाते हुए पूछा कि क्या हुआ है उन्हें, किस चीज का ऑपरेशन? मिस गीता ने डांटते हुए कहा, कल ही तो तुम्हारे सामने उन्हें हॉस्पिटल ले गई थी, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? कल रात वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे, कलाई टूट गई थी। माया उनसे बात करने के बाद फोन काटती है और घबरा जाती है। अगर धनराज और माँ दोनों ही कल रात घर में नहीं थे तो उसके साथ वो सब किसने किया? और सबसे जरूरी बात, उसे कुछ याद क्यों नहीं है? वह याद करने की कोशिश करती है और उसे याद आता है कि कल रात वह बाथरूम में गई थी। उसके बाद बेड पर लेटकर सोने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं। वह भाग के कंप्यूटर चालू करती है और घर की सिक्योरिटी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखने लगती है। उसमें उसे साफ साफ दिखता है कि कल रात के करीबन 1 बजे वह सही सलामत गेट के पास खड़ी थी और दोनों के बाहर जाते ही मेन गेट पर ताला लगाकर घर का मुख्य दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चली गई। हॉल में और उसके कमरे के बाहर लगे कैमरे से साफ साफ यह पता चला कि ना तो कोई उसके कमरे से बाहर गया और ना ही कोई उसके कमरे के अंदर आया। और माया का कमरा एकदम बंद एसी के लिए ऐसा वेंटिलेटेड था कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सके। माया अब मन ही मन बहुत घबराने लगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूं? वह घबराहट में अपने प्यार जावेद को फोन करती है और रोती हुई उसे अपने घर बुलाती है। जावेद भागता हुआ उसके घर आता है और उसकी हालत देखकर रो पड़ता है। फिर जब माया बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ
यह सब सुनकर जावेद हक्का बक्का रह जाता है और बाद में सोफे में लेटकर हंसने लगता है। माया हैरान हो जाती है कि यह हंस क्यों रहा है। जावेद कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मतलब खुद अपने वासना में अंधी होकर कुछ भी हरकत करोगी और बिगड़ जाने के बाद मुझे संभालने को बुलाओगी? अरे इतना ही मर रही थी तो तुम मुझे बुला ली थी, मैं प्यार से करता, बट तुम्हें तो रहा ही नहीं जा रहा था। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर माया उसे एक थप्पड़ मार देती है और मैं तुम्हें क्या ऐसी लड़की लगती हूँ? मैंने आज तक कभी हस्त मैथुन भी नहीं किया, समझा? लेकिन निकल जा मेरे घर से तुम, और दोबारा अपना शक्ल मुझे नहीं दिखाना। ऐसे कहते हुए माया उसे धक्का मार के निकाल देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी डोरबेल बजती है और माया कांप जाती है। कौन है? कहीं मिस गीता तो नहीं? अगर उसकी माँ ने उसे इस हालत में देख लिया तो क्या सोचेगी? रात को समय मिला, आज़ादी मिली तो उसकी बेटी किसी और के साथ रंगरलियां मनाने लगी। डोरबेल लगातार बजे जा रहा था। माया ने कैमरे में देखा तो उसकी सांसें बराबर हुई और उसने चैन की सांस ली। सामने आरव खड़ा था। आरव उसी के क्लास में पढ़ता था और सामान्यतः उससे दूर ही रहता था, लेकिन कल उसने माया से उसकी नोटबुक मांगी थी क्योंकि वह एक हफ्ते स्कूल नहीं जा पाया था और आज भी उसे स्कूल नहीं जाना था, इसीलिए नोटबुक घर पर छोड़ने आया था। माया को उसे देखकर पहली बार बहुत अच्छा लगा। कल रात के हादसे के बाद वह घर में अकेले रहने से डर रही थी। उसने जल्दी से अपने आप को एक चादर में लपेटा और दरवाजा खोला। आरव ने उसे देखते हुए बड़े प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग माया, मैं तुम्हारा नोटबुक देने आया हूँ क्योंकि मैं आज भी स्कूल नहीं जा पाऊंगा। माया ने कहा, कोई बात नहीं, आओ अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? आरव मना करते हुए जाने लगा तो माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव अचानक उसके यूं हाथ पकड़ने से सकपका गया और मुड़कर उसे देखने लगा। माया ने अपने अच्छे अंदाज में और डरते हुए कहा, प्लीज मुझे अकेला यहाँ छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मैं क्या करूँ? आरव ने इस बार उसका हाथ थामा और कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे बताओ क्या हुआ है? माया ने आरव के अंदर आने को कहा और सोफे पर खुद बैठ गई और उसके पास आरव को बैठने को कहा। फिर माया ने पूरी घटना आरव को बताया। आरव ने उसकी हर बात को ध्यान से सुनने लगा। बाद में कहा, तुम कल हमारे स्कूल के बंद कमरे में गई थी ना? माया ने हाँ में सर हिलाया। आरव ने कहा, क्या तुमने उस कमरे की कोई खिड़की या दरवाजे को खोला था? माया ने कहा, हाँ, और उसके बाद से मुझे कुछ अजीब लगने लगा। आरव ने बताया कि मैंने भी यही गलती की थी और घर वालों को कब्रिस्तान में मिलाया था। उस कमरे में कई साल पुरानी आत्मा बंद है, जिसमें कई साल पहले उसी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद किसी तांत्रिक को बुलाकर उस आत्मा को स्कूल वालों ने वही कमरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया। उस कमरे को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। माया ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? आरव ने बताया, मेरी माँ मुझे यहाँ से बहुत दूर किसी बाबा के पास ले गई थी। मेरी एक और माँ है जिसने मुझे 9 महीने कोख में नहीं रखा है, लेकिन हमेशा मेरा ख्याल रखा है। मेरी जन्म देने वाली माता से भी बढ़कर है वो मेरे लिए। उन्होंने मुझे अपने पास अमेरिका बुलवाया था। वहाँ से हम हेलीकॉप्टर में बैठकर उस बाबा के खंडर नुमा भूतिया महल में पहुँचे थे। वहाँ उसने कुछ हवन किया और उसके बाद मुझे एक रुद्राक्ष दिया कि इसे ले जाकर वापस उसी कमरे में फेंक देना और वह खिड़की भी बंद कर देना। मैंने उनके बताने के अनुसार किया और उससे पीछा छूट गया। शायद वही आत्मा अब तुम्हारे पीछे पड़ी हो। माया ने कहा, हो सकता है। क्या तुम अपने माँ से मेरे लिए बात नहीं कर सकते? आरव ने कहा, मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, यही तो बड़ी समस्या है मेरी। बस उनके लोग अचानक से प्रकट हो जाते हैं और मेरी वीडियो में बात करवाते हैं या मुझे कहीं ले जाते हैं। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इसमें ज्यादा तुम्हारी शायद मदद नहीं कर पाऊंगा। वैसे मैंने उन्हें बतलाया क्योंकि मेरा उनके अलावा और कोई नहीं था। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस समस्या का समाधान यहाँ नहीं है। तुम अपनी माँ से इस बारे में बात करो, वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर ही लेगी। माया ने कहा,
शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं इस बारे में जरूर बात करूंगी, पर क्या फिलहाल के लिए जब तक मेरी माँ हॉस्पिटल से नहीं आ जाती तुम मेरे साथ रह सकते हो? मुझे अकेले इस घर में डर लग रहा है, प्लीज। आरव ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं रुक जाता हूँ। क्या मुझे एक फोन करने को मिलेगा? माँ को बताना होगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और मुझे थोड़ी देर हो लगेगी। माया ने कहा, हाँ जरूर, और उठकर जाने लगी। आरव उसे एक तक जाते हुए देख रहा था। उसने अपने आप को एक चादर में लपेटा हुआ था और उसकी गोरी टांगे बयां कर रही थी कि शायद उस चादर के अंदर उसने कुछ भी नहीं पहना है। अचानक वह गिर पड़ी और दर्द से तिलमिलाकर रोने लगी। आरव भाग कर आया और उसे उठाकर सोफे पर बैठाया। उसने कहा, कल जो भी उसके साथ हुआ उससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और वह रोने लगी। आरव ने कहा, इस दर्द का इलाज है मेरे पास, मेरी माँ ने मुझे बतलाया था और किया भी था। अजवाइन को कढ़ाई में गर्म करके सेकने से दर्द चला जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए यह दवाई बना दूं? माया ने कहा, हाँ प्लीज, कुछ भी करो, यह दर्द से मुझसे सहा नहीं जा रहा है। आरव भाग कर किचन में गया और अजवाइन ढूंढने लगा। थोड़ी मेहनत करने के बाद उसे वह मिल ही गया। उसने जल्दी से उसे कढ़ाई में भूंजा और सूती कपड़े के साथ माया के सामने रख दिया। फिर उसकी एक पोटली बनाकर माया को जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ सेकने को कहा और खुद किचन में चला गया। माया ने आरव के बतलाए अनुसार करने लगी, लेकिन वह नहीं कर सक रही थी और रोने लगी। आरव भाग कर वापस आया तो देखा माया बिल्कुल हाफ ड्रेसलेस सी सोफे में पड़ी हुई थी और रो रही थी। माया ने कहा, मुझसे यह नहीं होगा, बहुत जल रहा है, इसे ले जाओ। आरव ने कहा, अगर चाहो तो मैं लगा दूं। माया उसकी बात सुनकर सकपका गई और अपने में डर के सिमट गई। आरव ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अभी के लिए यही एक उपाय है, या तो तुम अपनी माँ के आने का इंतजार करो। माया ने कहा, मैं अपनी माँ से बात करती हूँ, और मोबाइल लाने को कहा। आरव भाग करके गया माया के कमरे में और उसका मोबाइल ले आया। फोन करने पर पता चला कि धनराज की हालत अचानक बिगड़ने लगी है, इसलिए मिस गीता को आने में देर हो जाएगी, शायद दोपहर तक आएंगे। माया ने फोन रखा और आंसू बहाने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा तो वह आरव के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद धीरे से कान में कहा, तुम किसी को कहोगे तो नहीं ना इस बारे में? आरव ने कहा, मैं भला क्यों बताने लगा किसी को? माया ने कहा, ठीक है, फिर मैं सोफे पर लेट जाती हूँ, तुम दवाई ले आओ। आरव कढ़ाई वापस लेकर आया। तब तक माया सोफे पर पेट के बल लेटी हुई थी। आरव के लिए यह एक अजीब मौका था, जब वह किसी लड़की के इतने करीब जाने वाला था कि पसीने छूटने लगे थे। माया पेट के बल अपने पैरों को फैला करके बिल्कुल ड्रेसलेस लेटी हुई थी और कहने लगी, आरव मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी करो। आरव ने वह पोटली उठाई जिसमें गर्म अजवाइन भरा हुआ था और कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाने लगा। वह माया के करीब जाकर पसीने से नहा चुका था, फिर भी उसने वह पोटली थामी और माया के पीछे लगाने लगा। अचानक माया के मुंह से चीख निकली, माँ। आरव ने उसे संभालते हुए उसकी पीठ सहलाई और कहा, आराम से, बस बस हो गया। उसके बाद आरव जल्दी जल्दी सेकाई कर रहा था और माया तकिए को पकड़े रोती जा रही थी। फिर आरव ने कहा, मैं इसे और गर्म करके लाता हूँ, फिर बचे भाग में सिकाई कर दूंगा, और किचन की ओर चला गया। माया झटके से उठ गई। अब उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा था। तभी आरव आ गया और माया को फिर बोला लेटने के लिए। माया फिर पहले की तरह लेट गई। आरव ने काफी देर तक उसके वर्जिन की सेकाई की और माया तकिया पकड़े रोती रही। उसके बाद आरव ने सेकना बंद कर दिया और उसे संभालने लगा, पर अब तक उसकी माँ वहाँ से वापस नहीं लौटी थी। अब क्या होगा आगे? क्या जावेद माया की मदद कर सकेगा उस चुड़ैल से पीछा पाने में, या फिर माया इसका सल्यूशन अपनी माँ से पाएगी? यह जानने के लिए इसका दूसरा भाग जरूर देखें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है या फिर कोई अपनी एक्सपीरियंसेस है हॉरर स्टोरीज को लेकर के, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी।
और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट